वेलकम बैक भाइयों। पुराना चैनल कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया, इसलिए सारे पुराने एपिसोड टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे। अजीब सा एहसास एजेंट 2 के शरीर पर छा रहा था। वह इस एहसास को ठीक से बयान नहीं कर सकता था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसका शरीर थोड़ा कमजोर महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी छी उतनी ही काम कर रही थी जितनी वह आमतौर पर करती थी। क्या मैंने खुद को पूरी तरह से ठीक होने से पहले पर्याप्त समय नहीं दिया? उसने सोचा। पहुंचने से पहले एजेंट 2 जानता था कि बाकी लोग उनके पहुंचने से पहले ही उस क्षेत्र में होंगे। ऐसा लग रहा था कि किस्मत उनके साथ थी, क्योंकि उनके पास एक अंदरूनी व्यक्ति था जो उन्हें शेल्टर में क्या हो रहा था इसकी रिपोर्ट दे रहा था। इसी वजह से वे जानते थे कि जानवर पहले ही जा चुका था। समय उनके पक्ष में नहीं था, इसलिए अपनी छी को जल्दी ठीक करने के लिए एजेंट 2 ने प्योर में लोगों के बीच एक वर्जित काम किया। हालांकि उसने यह पहले भी एक से अधिक बार किया था और उसके आदमी जोखिमों से अवगत थे। उसने उनकी छी चुरा ली और ऊर्जा को अपनी में मिला लिया। एक ही बात थी, इस तरह जबरन छी निकालने से किसी की असली जीवन शक्ति चली जाएगी, लेकिन यह उनके लिए ठीक होने का सबसे तेज तरीका था। उसे यकीन था कि वह अपनी शीर्ष लड़ने की स्थिति में वापस आ गया था, लेकिन अब वह जिस तरह से महसूस कर रहा था उसे देखते हुए उसे इतना यकीन नहीं था। समस्या यह थी कि उसके पास इसके बारे में सोचने का सुख या समय नहीं था। लॉन्ग ब्लेड पहले ही उस पर था, एक के बाद एक कई बार कर रहा था, बिना सांस लेने की अनुमति दिए। एजेंट 2 उन सभी को रोकने में सक्षम था, लेकिन वह एक मौका नहीं ढूंढ पा रहा था। अगर मैं अपनी तलवार में छी नहीं डाल सकता तो वह मेरे जितना ही मजबूत है। वह तलवार क्या है? उसी समय 2 और तीर उसकी ओर आए, लेकिन इस बार उसके लिए उनसे निपटना आसान लग रहा था। उसने अपने एक हाथ की हथेली खोली और एक अजीब ऊर्जा उनकी ओर भेजी गई। जैसे ही अदृश्य ऊर्जा तीरों से टकराई, वे तुरंत जमीन पर गिर गए। वह मेरे तीरों का इतनी आसानी से ध्यान रख सकता है। मैं अपने दूसरे रूप में बदल सकती हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे घटिया तलवार कौशल से ज्यादा मदद मिलेगी। तब कोई विकल्प नहीं था, उसे तीसरे रूप में जाना पड़ा। उसने जल्द ही अपने शरीर को बदलते हुए पाया, क्योंकि वह बड़ा हो गया। उसका निचला आधा हिस्सा एक सांप में बदल गया, जबकि उसका ऊपरी आधा हिस्सा वैसा ही रहा। अब अपने मुंह से उसने सबसे पहले एक नीली लौ थूकी, उसे अपने तीर की नोक पर रखा। इसे दागते हुए उसने सुनिश्चित किया कि यह लॉन्ग ब्लेड के पीछे रहे। इसे तुम्हें लगने दो, उसने चिल्लाया। यह सुनकर लॉन्ग ब्लेड ने नीली लौ को अपनी पीठ पर लगने दिया और उसने पहले की तुलना में ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया। अब जब उसने अपनी तलवार घुमाई तो एजेंट 2 से टकराने पर उसका हाथ पहले से ज्यादा दूर तक एक तरफ चला गया। यह क्या है? उस लड़की से टकराने के बाद उसे अचानक एक बढ़ावा मिला, और वह अभी क्या है? उसने सोचा। नीली लौ का एक बफ प्रभाव था जिससे किसी की ताकत 5% बढ़ जाती थी। अब अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करते हुए निशिका ने अपने सभी साथियों पर तीर दागना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें वह अतिरिक्त ऊर्जा मिली जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसके अलावा जो घायल थे उनके लिए वह एक हरी लौ में बदल जाती, जिससे उन्हें एक नई शक्ति मिलती। चीजें ज्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं, मुझे उससे छुटकारा पाना होगा। वह दूसरों से ज्यादा बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। एजेंट 2 को एहसास होने लगा। निशिका सहायक भूमिका निभा रही थी, लेकिन केवल लॉन्ग ब्लेड का समर्थन नहीं कर रही थी। वह अपने तीरों, टेलीकिनेसिस और अजीब लपटों से सबका समर्थन करने में सक्षम थी, जो एक अच्छा संयोजन था। एक तरह से यह किसी ऐसे व्यक्ति से कहीं ज्यादा बुरा था जो मजबूत था। भले ही एजेंट 2 अपनी लड़ाई जीत जाता, उसे बाकी सभी का भी सामना करना पड़ता। इसके अलावा वह अजीब सा एहसास जो उसके शरीर पर छा रहा था वह जा नहीं रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन में यह 2 बार करना पड़ेगा। पिछली बार मुझे इतना दूर तक कब जाना पड़ा था? इससे मुझे गुस्सा आ रहा है, एजेंट 2 चिल्लाया जब उसने अपने हथियार को जमीन में खोदा और छी की एक ताकत बाहर की ओर गायब हो गई। जल्द ही ऊर्जा उसके सामने बनती हुई देखी जा सकती थी, एक चमकता हुआ गोला जो प्रकट हुआ और अंदर चला गया। जैसा कि हुआ, एजेंट 2 की त्वचा चमकदार लाल होने लगी। अब उसे एक नई ताकत निकल रही थी। यह इतनी मजबूत थी कि इसने लगभग लॉन्ग ब्लेड को उसके पैरों से गिरा दिया।
ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि उसके पास उसकी तलवार न होती। अपने सामने को ढकते हुए तलवार ऊर्जा को चारों ओर बिखेरने में सक्षम थी। यह शक्ति, क्या मैं सच में उससे लड़ सकता हूं? तलवार एक दोधारी तलवार है। यह मुझे तब भी परेशान करती है जब मैं अपने आत्मा हथियार का उपयोग करने की कोशिश करता हूं। जब तक मैं इसे छू रहा हूं, मैं दूसरे हथियार में बदल सकता हूं, लेकिन यह एकमात्र फायदा है जो मेरे पास उसके ऊपर है। अगले सेकंड लॉन्ग ब्लेड की ओर अपना हथियार दिखाते हुए एजेंट 2 ने इसे कुछ बार चलाया और एक के बाद एक 5 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। कोई कुछ भी नहीं देख सकता था और कुछ सेकंड बाद ही लॉन्ग ब्लेड अपने थाई में दर्द महसूस कर सका। 2 बड़े छेद दिखाई दिए थे और 2 और उसके कंधे पर। अगर उसने अपने हथियार को सीधा नहीं रखा होता तो ऐसा लगता है कि 5वां उसके सिर को भी छेद देता। लॉन्ग ब्लेड! निशिका चिल्लाई जब वह उसे ठीक करने के प्रयास में हरे तीर दागने गई, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, एजेंट 2 पहले ही उन दोनों के बीच आ गया था। अब तुम्हारी बारी है, एजेंट 2 ने कहा जब उसने फिर से एक और शॉट दागा। निशिका यह देखकर अपने शरीर को छोटा करने लगी। उसने सिर पर निशाना साधा था, उसे मौके पर ही मारने की उम्मीद थी। उसके शरीर के दूसरे रूप में बदलने के साथ हमला चूक गया और छत से टकराया, जिससे एक छेद हो गया। फिर भी एजेंट 2 की आंखों में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह और ची धमाके दागने के लिए तैयार था। जब तक उसके सीने में अचानक दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसके पूरे शरीर से पसीना लगभग बह रहा था। वह एक घुटने पर गिर गया और निशिका इस स्थिति का फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे एक ही वार में मारने की उम्मीद में नीचे वार किया। फिर भी एजेंट 2 के हथियार की एक साधारण लहर ने उसे पूरे कमरे में उड़ा दिया। निशिका ने अपनी तलवार को छी से भी मजबूत किया था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि इससे कोई फर्क पड़ा। मेरे शरीर को क्या हो रहा है? दर्द और भी बदतर हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो चौथा चरण का उपयोग करते ही यह कई गुना बढ़ गया हो, एजेंट 2 ने सोचा। अब अपनी आंखें बंद करके उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। स्रोत को खोजने की कोशिश कर रहा था और वह इसे देख सकता था। उसके अंदर कुछ उसके शरीर में फैल रहा था। यह पहले ही इतना फैल चुका है, लेकिन मैंने इसे पहले नोटिस नहीं किया था। और कहां से? अपने विचारों के बीच में उसने इसका पता लगा लिया था। यह केवल एक ही हो सकता था। कर्स्ट गुट के नेता के साथ लड़ाई के बाद तभी बदलाव होने लगे थे। मैं उस ऊर्जा से छुटकारा पा सकता हूं जो मुझे प्रभावित कर रही है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। यह सोचते हुए चौथे चरण को अभी के लिए रद्द करना सबसे अच्छा था। वह पहले ही यहां समूह में सबसे मजबूत से निपट चुका था। मुझे इस छोटे से कमबख्त से लड़ने के लिए उस शक्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ समय चाहिए। इसमें बहुत अधिक एकाग्रता लगने वाली थी। फिर भी एजेंट 2 को अपने सीने पर हाथ रखना पड़ा। अपने शरीर में जहर को हटाने के लिए अपनी ची का उपयोग करना पड़ा, जबकि वह एक हाथ से और अपनी शक्तियों के एक हिस्से के साथ लड़ रहा था। निशिका ने कितना सुधार किया था, इसकी एक निश्चित चिंता थी। वह शुरुआती हमले से बता सकता था जब उसने तीरों के माध्यम से उसे कम आंका था। इसलिए उसे एक योजना की जरूरत थी और वह एक शानदार योजना के साथ आया था। निशिका, 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 एजेंट 2 ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हें या तुम्हारी मां को कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे थोड़ा दुख होता है। आखिरकार तुम वह थी जिसे वह कभी नहीं चाहती थी, और हर बार जब वह तुम्हें देखती थी तो वह तुम्हारे साथ घृणा के साथ व्यवहार करती थी। यह सुनकर निशिका गुस्से से भर गई थी। वह समझ नहीं पाई कि वह किस बारे में बात कर रहा था और फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ी। इस बार जब दोनों तलवारें टकराईं तो उन दोनों के बीच एक समान शक्ति लग रही थी। क्या हुआ निशिका? एजेंट 2 ने हमलों को रोकना जारी रखा। उसे हमलावर बनाने की उसकी योजना काम कर गई थी। उसे बस अपना बचाव करना था और खुद को ठीक करना था। क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें कभी सच नहीं बताया? मुझे यकीन है कि तुम हमेशा सोचती होगी, उसने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया? क्या मैं उसकी बेटी नहीं हूं? मुझे बताओ, तुम्हारा पिता कौन है निशिका? क्या तुम उससे पहले कभी मिली हो? क्या उसने तुम्हें वह झूठ बताया जो वह गढ़ती थी कि वह एक काल्पनिक उपन्यास लेखक था? झूठ, उसने सोचा। उसका क्या मतलब था? यह सुनकर
वह हमला करने की इच्छा खो रही थी, क्योंकि वह सच जानना चाहती थी, लेकिन वह उस व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकती थी जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके पिता के बारे में और कौन जानेगा, वह पिता जो उसकी मां के अनुसार एक काल्पनिक लेखक था। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही था। तुम जानती हो कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन कहानी उच्च पद वाले एजेंटों के बीच घूमती रही, और एक दिन मैंने उसके चेहरे की प्रतिक्रिया देखी जब यह सुना गया था। अब जब मैं इसे देखता हूं तो सब कुछ समझ में आता है। निशिका, तुम एक दुर्घटना थी, लेकिन ऐसी दुर्घटना नहीं थी मानो तुम्हारी योजना बनाई गई थी। ओह नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा बुरा है, क्योंकि तुम देखती हो एजेंट 5 को हमेशा क्षमता उपयोगकर्ताओं से गहरी नफरत थी, क्योंकि अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्होंने उसे मजबूर किया था, उसे एक बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया था। मुझे यकीन है कि तुम समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। और अपनी मां होने की कल्पना करो, तुम्हें हर दिन देखना पड़ रहा है और उस दिन की याद दिलाई जा रही है। याद दिलाई जा रही है कि उसने क्षमता उपयोगकर्ताओं से नफरत क्यों की और उसने प्योर बनाने का फैसला क्यों किया। एजेंट 2 चिल्लाया, और उसी समय उसने आखिरकार अपने अंदर से अजीब बैंगनी ऊर्जा को बाहर निकाल लिया था। इसे जमीन पर फेंकते हुए उसके शरीर को लगभग तुरंत राहत महसूस हुई। हालांकि जब उसने निशिका की ओर देखा तो वह वहां अभी भी खड़ी थी, उसकी बाहें उसके बगल में थीं। नहीं, क्या यही असली कारण है? उसने प्योर क्यों बनाया? क्या वह मैं इस दुनिया में कैसे आई? मेरा पिता? उसे यकीन नहीं था कि वह चीजें देख रहा था, लेकिन एक गहरे रंग का धुंध उसके चारों ओर छाने लगा, और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एक गहरे बैंगनी रंग की चमक रही थीं। उसे क्या हो रहा है? मानवीय जानवर के दिमाग के अंदर रतन और अंबर दोनों डेमीगॉड स्तर के जानवर के सामने खड़े थे। उसके दोनों हाथ ब्लेड में बदल गए थे, और किसी कारण से अंबर को ऐसा लगा कि जानवर यहां लड़ने के लिए वास्तविक दुनिया की तुलना में और भी ज्यादा उत्सुक लग रहा था। चलो, उस पर हमला करो, अंबर ने दूसरे को निर्देश दिया। उम्मीद है कि अंबर की तरह रतन एक पल में वहां होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? इसे पीट कर मार डालूं? रतन ने वापस चिल्लाया। फिर भी अगले ही सेकंड जानवर अपनी एक बांह से वार करते हुए आगे बढ़ा। यह देखकर रतन ने अंबर को रास्ते से बाहर कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया, जबकि वह पहले वार से बचने के लिए समय पर पीछे झुक गया। उसकी प्रतिक्रिया का समय तेज था और उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था, क्योंकि वह स्थिति से निराश था। तुम कमबख्त जानवर, रतन ने शाप दिया, क्योंकि वह उसकी बांह पर मुक्का मारने गया, लेकिन उसके हाथ में एक खंजर दिखाई दिया जो जानवर पर वार कर रहा था। इससे कुछ सेकंड पहले कि खंजर जानवर की बांह तक पहुंच पाता, उसने अपने हाथ को एक ढाल में बदल दिया, जिससे वार रुक गया। फिर जानवर ने अपनी ढाल का उपयोग करके रतन के चेहरे पर वार किया, जिससे वह कुछ फीट हवा में चला गया। क्या गलत है? वह यहां अपनी क्षमताओं का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? अंबर ने सोचा, लेकिन फिर इस मन स्थान में अभी जो था वह अंबर के बजाय रतन था। हालांकि वह रतन के हाथों में कुछ देख सकता था, 2 खंजर जो पहले वहां नहीं थे। सोचो कि यह एक मन स्थान है, और खंजर तब दिखाई दिए जब वह हमले के लिए गया। अंबर ने अपना सिर खुजलाया, यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि दिमाग कैसे काम करते हैं। इस पहले आदान प्रदान में हारने के बावजूद रतन को फिर से उठने और सीधे अंदर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने खुद भी खंजर के अचानक प्रकट होने पर ध्यान नहीं दिया था। वह जानवर ने उसके साथ जो किया था, उसके लिए भुगतान करने की अपनी इच्छा पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक खंजर जानवर पर फेंका गया था, फिर भी उसने बस अभी भी मौजूद ढाल वाली बांह से रोक दिया। फिर उसने अपनी ब्लेड वाली बांह घुमाई, लेकिन रतन जानवर के पैरों के नीचे से फिसल गया और अब उसके पीछे था। अगले सेकंड उसने खंजर को जानवर की गर्दन के पास उसकी पीठ के अंदर गहरा दफना दिया। फिर उसने जानवर के फिर से हिलने से पहले इसे आधे रास्ते तक घसीटा। दूर हटते हुए रतन के हाथों में अब कुछ भी नहीं था। वाह, ऐसा लगता है कि वह करीबी मुकाबले में अच्छा है। उसकी लड़ने की शैली अंबर से पूरी तरह से अलग है। भले ही वे अभी एक जैसे दिखते हैं, मुझे लगता है कि वे वास्तव में 2 अलग अलग लोग हैं, अंबर ने विश्लेषण किया। लेकिन फिर उसे वे खंजर पहली जगह कैसे मिले? मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें उस पर देखा हो।
मुझे बताओ कि मैं यहां अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करूं। रतन ने अंबर पर चिल्लाया। वे तब दिखाई दिए जब वह उन्हें चाहता था, लेकिन अब जब वह बाहर था तो उसे नहीं पता था कि और कैसे प्राप्त करें। यह यहाँ वास्तविक दुनिया नहीं है। हम दोनों अभी जानवर के दिमाग के अंदर हैं। तुम इसे पहले ही 2 बार कर चुके हो। बस अपनी कल्पना या कुछ और का उपयोग करो। अंबर ने समझाया, खुद भी नियम के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था। सोचो कि तुम किस हथियार या किस शक्ति का उपयोग करना चाहते हो। यह एकमात्र चीज थी जिसके बारे में अंबर सोच सकता था। जब रतन को इसकी जरूरत थी तो उसने हथियारों के बारे में सोचा और वे उसके हाथों में दिखाई दिए। एकमात्र बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि यह इस पर आधारित था कि व्यक्ति वास्तविक जीवन में क्या कर सकता है। शायद व्यक्ति के मूल दिमाग द्वारा ही एक सीमा निर्धारित की गई थी। अन्यथा डेमीगॉड स्तर का जानवर शायद अपने मूल रूप से कुछ ऐसा ही कर सकता था और रतन ठीक से कुछ भी दिमाग में ला सकता था। यह उसी क्षण था जब उसके हाथों से बिजली निकलनी शुरू हो गई थी। तो मैं किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकता हूं जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। क्या यह सही है? रतन मुस्कुराया। मैं अंबर जितना मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की शक्ति के साथ मुझे अभी भी इसे हराने में सक्षम होना चाहिए। उसके हाथों में 2 और खंजर दिखाई दिए, जो पिछले वाले से थोड़े बड़े थे और एक अधिक घुमावदार किनारे के साथ थे। चिंगारियां चमकने लगीं। सबसे अधिक संभावना एक बिजली की क्षमता से, और रतन बिना डरे जानवर की ओर दौड़ा। अंबर बस खुश था कि चीजें उसके लिए इस समय काम कर रही थीं। वे दोनों एक कठिन लड़ाई में थे, क्योंकि डेमीगॉड स्तर का जानवर रतन से तेज था, लेकिन किसी कारण से उसने जानवर के साथ आमने सामने लड़ने की कोशिश की। उनकी लड़ाई के दौरान अंबर ने कुछ देखा कि जानवर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जाने से बचता हुआ प्रतीत होता था। इसने उथले कट या ढाल से वार का उपयोग किया। उसके वार रतन को अक्षम करने के लिए ज्यादा थे, लेकिन घातक तरीके से नहीं। यह ऐसा क्यों कर रहा है? उसने सोचा। अचानक रतन एक स्पष्ट वार करने में सक्षम था, क्योंकि वह जानवर के आंदोलनों पर बारीकी से ध्यान दे रहा था। वह लड़ने में अपने अनुभव का उपयोग कर रहा था और जानवर की छाती के ठीक बीच में एक खंजर डालने में कामयाब रहा था। उसने इस दुनिया में अंबर की कल्पना से भी तेज गति से महारत हासिल कर ली थी, क्योंकि उसने ब्लेड फेंके, उन्हें अपने हाथों में फिर से प्रकट किया, उड़ते हुए अन्य हथियार बनाए, यहां तक कि उन्हें अपने हाथ में वापस भी लाया। रतन इस स्थान में एक प्रकार के देवता जैसा था। सबसे अधिक संभावना है कि वह बाहर जितना मजबूत हो सकता था, उससे ज्यादा मजबूत था। क्या अंबर के सभी दोस्त ऐसे राक्षस हैं? अपने शरीर के अंदर बिजली के खंजर के साथ रतन ने जानवर के अंदर अपनी शक्तियों को बाहर निकाल दिया। कई छोटे सफेद गोले जो जमीन से तैरने लगे। यह कुछ ऐसा था जो अंबर ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह रतन ने अभी अभी जो किया था उसके कारण था। ये चीजें क्या हैं? अंबर ने सोचा जब उसने अपना हाथ बढ़ाया। यह हानिरहित लग रहा था और किसी तरह वह बता सकता था कि जब उसने इसे छुआ तो यह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसका सिर भारी महसूस हुआ, क्योंकि उसके सिर के माध्यम से छवियां चमकने लगीं। हम तुम्हें और मजबूत बनाएंगे, एक आवाज ने कहा, और वह एक सफेद सूट में एक आदमी को देख सकता था। वह एक जानवर को एक कंटेनर में फंसा हुआ देख सकता था। यह डेमीगॉड स्तर का जानवर नहीं था, लेकिन यह वर्तमान में रत्न से लड़ रहे जानवर से कुछ मिलता जुलता था। क्या ये यादें हैं? अंबर ने सिद्धांत दिया, अब यह जानते हुए कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। और वे क्या थे? अंबर जिज्ञासु था। वह रतन के साथ बहुत व्यस्त था, इसलिए अंबर ने विशेष सफेद रोशनी को छूना जारी रखा। आखिरकार हमने अपना पहला डेमीगॉड स्तर का जानवर बनाया है। उसी बूढ़े आदमी को देखा गया, लेकिन जानवर खुद किसी और को देख रहा था। गोल चश्मे वाली एक महिला डॉक्टर जिसने सिर हिलाया। वह लड़की कौन है जिसे जानवर देख रहा है? एक और स्मृति को छूते हुए अंबर ने उसमें उसे पाया। मैं जानती हूं, मुझे पसंद नहीं है कि वे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह से भागने में मदद करने जा रही हूं। इस बार वह देख सकता था कि सफेद लबादे में महिला कमरे में जानवर से बात कर रही थी। ये यादें मुझे नहीं लगता कि वे क्रम में हैं। अगला दृश्य डेमीगॉड जानवर को इन सुरंगों में से एक में नीचे दिखा रहा था।
और जानवर सभी उसे ऊपर देख रहे थे, मानो वह किसी प्रकार का राजा हो। जल्द ही एक मंच पर आया और सीधे उसके सामने खड़ा हो गया। खुद को तैयार करने के लिए तैयार था। उसी क्षण डेमीगॉड स्तर ने जानवर को हराया और क्रिस्टल को बाहर निकाला। हालांकि यहां कोई शब्द नहीं बोले गए थे, यादों के माध्यम से अंबर यह बताने में सक्षम था कि क्या हो रहा था। जानवर डेमीगॉड स्तर के जानवर के लिए खुद को बलिदान कर रहे थे। वे इंसानों से छुटकारा पाने में उसकी मदद करना चाहते थे। एक के बाद एक और यादों को देखते हुए धीरे धीरे अंबर को उन घटनाओं की एक स्पष्ट तस्वीर मिल रही थी जो हुई थी, और अब वह सब कुछ समझ गया था जो हो रहा था, कम से कम अब तक। जानवर मूल रूप से इस ग्रह का एक मानवीय जानवर था और उसे सेना ने पकड़ लिया था। उन्होंने इसे मजबूत बनाने की कोशिश में प्रयोग किए थे। उस दौरान जानवर एक वैज्ञानिक के करीब आ गया था जो उनके तरीकों से असहमत थी और उसकी मदद करना चाहती थी। जब जानवर आखिरकार विकसित हुआ तो उसने एक ऐसी स्थिति बनाई जिसने डेमीगॉड स्तर के जानवर को भागने की अनुमति दी थी। हालांकि जानवर शेल्टर के पास रहा, फिर भी खानों पर हमला करके और क्रिस्टल लेकर इंसानों को रोक रहा था। ऐसा करने में अन्य जानवर एक बार फिर विकसित होने के लिए अपने जीवन और क्रिस्टल का बलिदान करने को तैयार थे। अंबर अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि डेमीगॉड स्तर का जानवर सैनिकों को क्रिस्टल खनन से रोकने के लिए इतना जुनूनी क्यों था और उसने इंसानों पर हमला क्यों नहीं किया। एक आखिरी स्मृति थी और इसे छूने पर अंबर को आखिरकार उसका जवाब मिल गया। सफेद डॉक्टर को फिर से देखा जा सकता था और कुछ अन्य यादों में उन दोनों ने अक्सर बातचीत की थी, लेकिन इस बार वह आंसू बहा रही थी। मुझे माफ करना कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा कर रहा था, उसने सिसकी ली। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कृपया मुझसे कुछ वादा करो। मैं जानती हूं कि हम मूर्ख हैं और हम यह सब नहीं समझते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हम बस डरे हुए हैं और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो कृपया हमें माफ कर दो। अंतिम संदेश देखने के बाद अंबर कुछ हद तक समझा और शायद ऐसा हो सकता था कि उन्हें लड़ने की जरूरत के बिना इससे बाहर निकलने का एक तरीका मिल जाए। अंबर को यकीन था कि जल्द ही उनकी वहां बाहर जरूरत पड़ सकती है। अंग्रेजी में दिए गए पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद यहां दिया गया है, जिसमें कोई शीर्षक या हाइलाइटेड शब्द नहीं है। अंबर को यकीन था कि जल्द ही उनकी वहां बाहर जरूरत पड़ सकती है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मां परवाह करती थी, उसने मेरी परवाह की होगी। अगर उसने नहीं की तो उसने अंत में मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। जिस तरह से उसने मेरे साथ व्यवहार किया उसका कोई और कारण होगा। हाँ, ये सब प्योर के लिए ही रहा होगा, मुझे और मजबूत बनाने के लिए, ताकि मैं एक दिन संगठन को संभाल सकूं, है ना? ये परेशान करने वाले विचार खुद को दोहराते रहे। निशिका के दिमाग में उसकी अपनी मां के साथ हुई सभी बातचीत दोहराई गई। उन समयों की छवियां उसकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से चमक रही थीं। उन्होंने उसे उन सभी चीजों की याद दिलाई जिन्हें उसने रोकने की कोशिश की थी और जिन्हें उसने अपने अंदर गहराई में दफना दिया था। निशिका उन सभी यादों में लूसी के चेहरे पर ध्यान केंद्रित किए बिना नहीं रह सकी। बेटी और मां की बातचीत के दौरान उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। जैसा कि सामने आया, पीछे मुड़कर देखते हुए निशिका को एहसास हुआ कि उसकी मां ने जब भी निशिका को उसके पिता के बारे में कुछ भी बताया था, जैसे कि वह एक काल्पनिक लेखक था, तो उसने केवल मुंह फेर कर ऐसा किया था। क्या उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह निशिका के पिता के बारे में सोचना नहीं चाहती थी? क्या एजेंट 2 सही था कि जिस पिता को वह जानती थी कि वह उसका है, वह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे उसकी मां ने सच को छिपाने के लिए गढ़ा था? नकारात्मक भावनाओं का एक धुंध निशिका के शरीर से बाहर निकलने लगा। आमतौर पर केवल उसकी उपजाति ही उन्हें समझ सकती थी, फिर भी वे इतनी तीव्रता तक पहुंच गए थे कि उसके चारों ओर वाले लोग उसे देख सकते थे और सभी ने एक सावधानीपूर्वक कदम पीछे लिया, डरते हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह क्या था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था और उसकी आंखें अब थोड़ी बैंगनी चमक रही थीं। निशिका अभी भी अपने दूसरे रूप में थी, फिर भी उसने धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। उसके विशाल सूंड जैसे नुकीले दांत छोटे होने लगे जो उसके मुंह में फिट हो सकते थे और उसके सिर पर सींग भी छोटे होने लगे, जब तक कि वे उसके बालों से मुश्किल से दिखाई नहीं दिए। एक पल में सारा धुंध उसके मुंह, उसकी नाक और यहां तक कि उसके कानों से भी उसके अंदर वापस उड़ गया।
यह एक डरावना दृश्य था कि उस विदेशी पदार्थ ने लड़की पर कैसे आक्रमण किया था। अगले पल लाल निशान उसकी गर्दन से ऊपर और उसकी बाहों से नीचे चढ़ने लगे, मानो उसके शरीर की सभी नसें अब धड़क रही हों और जीवित हों। हर कोई अपने हाथों में एक हथियार के साथ उसे घूर रहा था। फिर भी वे सभी इस समय एक ही विचार साझा कर रहे थे। क्या सुंदरता है! उसकी त्वचा अब बर्फ से भी नरम लग रही थी, उसके बाल हवा से भी हल्के बह रहे थे और यहां तक कि लाल निशान भी एक प्रकार का टैटू बनाते हुए लग रहे थे, जिसने एक विदेशी आकर्षण को और बढ़ा दिया था। उसे क्या हुआ है? जयंत ने पूछा, कमरे में उसे एक पिशाच की ओर देखते हुए, जिसका शायद कोई जवाब था। उनमें से बहुतों के लिए निशिका का रूप बदलना एक झटका था। फिर भी वे उस पर हमला करने से पीछे हट गए। उसे कर्स्ड गुट के सदस्य के रूप में भरोसा करने का विकल्प चुना। जब तक वह उनकी मदद कर रही थी, वे हमेशा इस लड़ाई के बाद चीजों का पता लगाने की कोशिश कर सकते थे। दुर्भाग्य से वे पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थे कि सब कुछ उस तरह से चलेगा। निशिका ने एक अजीब ऊर्जा उत्सर्जित करना शुरू कर दिया था, जिससे उन सभी के पैर थोड़े कांपने लगे। फिर लड़की के चेहरे पर भी भाव थे। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं और उसका मुंह उसके नुकीले दांत दिखाते हुए थोड़ा खुला था। सौभाग्य से शुद्ध गुस्सा और निराशा वर्तमान में उसके बदलाव के लिए जिम्मेदार एक ही व्यक्ति पर लक्षित थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मुझे हन्याओं के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए यह उसका एक रूप होना चाहिए, पार्थ ने जवाब दिया। बेशक उसने उसे यह नहीं बताया कि यह सबसे अच्छी स्थिति थी। सच कहूं तो उसे चिंता थी कि उसे आने वाले शुद्ध गुस्से और रक्त पिपासा ने उसे ब्लडस्कर जैसी स्थिति में डाल दिया था। सुरक्षित रहने के लिए उसने इस क्षण का उपयोग किया जब हर कोई लॉन्गब्लेड से अपनी डोरियां जोड़ने के लिए विचलित था। कर्नल घायल था और खड़ा होने में असमर्थ था। थोड़ा खून बह रहा था, लेकिन पिशाच अभी भी दिल की धड़कन सुन सकता था। हालांकि अगर वह जो कुछ होने वाला था उसमें पकड़ा गया, तो आज बहुत अच्छी तरह से उसका आखिरी दिन हो सकता है। निशिका के कार्य करना शुरू करने से पहले पिशाच ने उसे बाहर खींचा और उसे अंबर और बाकी लोगों के बगल में नीचे रखा। उसने सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि उसकी नजर उस क्रोधित लड़की पर बनी रही। निशिका, कृपया इसे ऐसी स्थिति में न बदलो जहां हमें तुमसे भी निपटना पड़े। पार्थ ने चुपचाप प्रार्थना की, क्योंकि उसने एजेंट गैरन को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार किया था। निशिका खुद यह बताने में असमर्थ थी कि क्या हो रहा था, लेकिन एक बात निश्चित थी, उसने अभी अभी एक और रूप में बदलना समाप्त किया था। एक ऐसा रूप जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके सभी हन्या रूपों में एक बात समान थी, वह थी शक्तिशाली नकारात्मक भावनाओं की आवश्यकता। निशिका अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और उन्हें अपनी इच्छा से तीनों में से किसी में भी विकसित होने में मदद करने के लिए उनका उपयोग करने में काफी कुशल हो गई थी। ऐसा करने के लिए वह आमतौर पर एक दर्दनाक स्मृति को याद करती थी, जिससे खुद में नकारात्मक भावनाएं पैदा होती थीं। हालांकि यह किसी भी नकारात्मक भावना से परे था जो निशिका ने पहले कभी महसूस की थी। वह उस दर्द का अनुभव कर रही थी जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, जिसने उसे एक चौथे विकास को अनलॉक करने की अनुमति दी थी, एक जिसे सच्चा हन्या कहा जाना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा कमीना कस्ट गुट में शामिल हो गया है, एजेंट 2 ने सोचा। अगर लूसी ने हमें बस उससे छुटकारा पाने की अनुमति दी होती तो हम बेहतर होते। खैर, कम से कम मैंने उसके गुस्से के दौरान जहर से छुटकारा पा लिया, लेकिन यह आसान नहीं लग रहा है। कर्स्ड गुट से उन घिनौनी चीजों के खिलाफ लड़ते हुए कोई और जोखिम लेने के लिए तैयार न होकर एजेंट 2 को एक बार फिर ची के चौथे चरण को सक्रिय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी तलवार से जमीन पर वार किया और उसकी त्वचा लाल होने लगी। छी में अचानक उछाल से महसूस होने वाली सामान्य ऊर्जा वहां मौजूद सभी लोगों द्वारा महसूस की गई, जो प्योर से जुड़े हुए थे और निशिका के परिवर्तन के दौरान अपनी लड़ाई रोक चुके थे। वे रास्ते से हट गए ताकि वे जबरदस्त ताकत से प्रभावित न हों। आखिरकार केवल निशिका ही अपनी जगह पर खड़ी रही, हिल नहीं रही थी। इसके बजाय जब ऊर्जा की लहर उसकी ओर आई तो उसने अपना मुंह खोला और एक जोरदार चीखने वाली आवाज निकाली, जिससे ऊर्जा लगभग पीछे धकेल दी गई।
दूसरे अपनी जगह पर जम गए क्योंकि आवाज ने उनके कानों को छेद दिया। यह उस कमबख्त बंशी की चीख की तरह है। पार्थ ने अपने कानों को ढकने की पूरी कोशिश करते हुए सोचा, फिर भी उसकी तेज इंद्रियां इस बार एक नुकसान साबित हुई। वह उनसे खून बहता हुआ महसूस कर सकता था। निशिका और एजेंट डू के बीच का स्थान, साथ ही हवा खुद भी टकराने वाली शक्तियों से हिल रही थी। ध्वनि को छी के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करना कैसे संभव है? वह किस तरह की अजीब चीज में बदल गई है? एजेंट डू हैरान था, लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। तुरंत उसने एक बंदूक के समान अपने हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया। छी के तेज वार दाग रहा था। निशिका के आंदोलन पहले की तरह ही तेज थे, जिससे वह 3 शॉट्स से बच निकली। दुर्भाग्य से चौथा उसके बांह से टकराने में कामयाब रहा। हालांकि उस वार ने निशिका को मुश्किल से कुछ किया, सिवाय उसके हाथ पर एक डेंट का निशान छोड़ने के। यह असंभव है। यहां तक कि उस कर्स्ड गुट के नेता पर भी एक विशाल छेद हो गया था। रुको, नहीं, उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के पास मुझसे भी ज्यादा छी कैसे हो सकती है? एजेंट डू के चेहरे पर घबराहट के हल्के लक्षण उभरने लगे। उसे आराम करने का कोई समय न देते हुए निशिका ने कई काले गोले दागकर जवाबी कार्रवाई की, इससे पहले कि वह भी आगे बढ़ी। प्योर नेता को यह नहीं पता था कि अगर वह संपर्क में आता है तो ये काले गोले क्या करेंगे, लेकिन जो भी था वह अच्छा नहीं हो सकता था। छी के चौथे चरण ने उसके पूरे शरीर को मजबूत कर दिया था, जिससे वह लड़की के समान गति से चल सकता था। एकमात्र चीज जिसका उसने हिसाब नहीं लगाया था वह यह थी कि निशिका के पास अभी भी अपनी सामान्य क्षमता तक पहुंच थी। इसलिए सभी गोले के चूकने के बावजूद उसने सबसे करीबी की दिशा बदल दी, जिससे वह टकरा गया। जैसे ही वह एजेंट डो से टकराया, गोले से जंजीरें बनने लगीं और जमीन में दब गईं। ये वही आध्यात्मिक जंजीरें थीं जिनका उपयोग वह एक नमानरी हन्या के रूप में कर सकती थी। प्योर नेता ने अपनी ताकत से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन ये कोई सामान्य जंजीरें नहीं थीं। उनमें से हर एक को छी की अतिरिक्त शक्ति से मजबूत किया गया था। इसे धिक्कार है, मैं अपने हाथ या हथियार नहीं हिला सकता। निशिका पहले ही उस पर थी और एक ही बार में उसका सिर काटने का लक्ष्य रखते हुए अपनी तलवार को लंबवत रूप से घुमाया। तलवार उसकी त्वचा की बाहरी परत से टकराई, लेकिन छेद करने में असमर्थ थी। एजेंट डू ने अन्यथा घातक चोट को रोकने के लिए अपनी अधिकांश छी को वहीं केंद्रित किया था। मुझे नहीं पता कि इस तरह का राक्षस बनने के लिए तुमने किस तरह का सौदा किया होगा। प्योर एजेंट अचानक मुस्कुराया। और मुझे नहीं पता कि तुम अपनी उम्र में छी के इस स्तर को कैसे प्राप्त करने में सक्षम थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत अभी भी मेरी ताकत के स्तर के आसपास कहीं नहीं है। जंजीरें कमजोर होने लगीं और गायब हो गईं, जिससे एजेंट 2 को अपना हमला जारी रखने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि निशिका ने उससे खुद को दूर नहीं किया, इसके विपरीत उसके खाली हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसने अपना जबड़ा इंसान के लिए संभव से कहीं ज्यादा चौड़ा खोल दिया, जिससे लड़की एक सांप जैसी लग रही थी जो अपने शिकार को खाने वाला था। अगले सेकंड उसके मुंह से आग की लपटें निकलीं, जिसने एजेंट 2 को करीब से झुलसा दिया। आग की लपटें मजबूत थीं और गुफा के पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया। प्योर नेता के पीछे के क्षेत्र के हिस्से को पिघला दिया। इसके बावजूद एक किक अचानक उसके पेट पर लक्षित होकर आगे आई, जिसने उसे पीछे उड़ा दिया। आग की लपटें जल्द ही शांत हो गईं और एजेंट 2 को सामने लाई। उसके बाल जल गए थे और उसके चेहरे पर कई जले हुए निशान थे, जो भारी दर्द की अभिव्यक्ति में मुड़े हुए थे। उसने तलवार को अपना सिर काटने से रोकने के लिए अपनी अधिकांश छी को केंद्रित किया था, जिससे उसके पास अपने चेहरे पर अचानक और अप्रत्याशित लौ के हमले को रोकने के लिए बहुत कम छी बची थी। तुम डायन, मैंने तुम्हें मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वह तुम्हें आसानी से जाने देना होगा। तुम अपने दुखद जीवन के बाकी हिस्सों के लिए प्रताड़ित होने के लायक हो, और मैं तुम्हें मौत के मीठे आलिंगन की लालसा करने के लिए सुनिश्चित करूंगा। पार्थ अभी तक निशिका की क्षमताओं से प्रभावित था। वह इस रूप में एक पिशाच नेता जितनी तेज नहीं थी और उसके वार उसके पिता या ब्राइस जितने शक्तिशाली नहीं लग रहे थे, लेकिन उसके बहुमुखी कौशल ने उसे एक ऐसा दुश्मन बना दिया जिससे वह खुद कभी नहीं लड़ना चाहेगा।
उसने जो देखा था उसके अनुसार उसका वर्तमान रूप उन तीनों का मिश्रण लग रहा था जो उसने पहले प्रदर्शित किए थे। वह अभी भी अपनी आध्यात्मिक जंजीरों का उपयोग करने में सक्षम थी, लेकिन अपने दूसरे रूप की गति और शक्ति को भी बनाए रखा था। और अब उसने निशिका को अपने तीसरे रूप से आग की सांस का उपयोग करते हुए भी देखा था। निरीक्षण शक्ति के बिना पार्थ को यह एहसास नहीं हुआ कि वह वास्तव में उससे भी ज्यादा मजबूत थी। उसके शरीर के अंदर की सारी ची वर्तमान में जंगली हो रही थी। जैसा कि सार्थक ने कहा था, उसका शरीर बड़ी मात्रा में छी को संभालने में असमर्थ था, जो उसकी मां ने उसे दी थी। लेकिन इस रूप के लिए ऐसा नहीं था। उसके हर एक हमले को भारी मात्रा में छी से बढ़ाया गया था। फिर भी पार्थ उसकी आंखों में भाव को लेकर बहुत चिंतित था। उसकी अब बैंगनी आंखें जीवित नहीं लग रही थीं, केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं, बदला लेने पर। हालांकि क्या एजेंट डू को हराना उसके गुस्से को शांत करने के लिए काफी होगा? निशिका जल्दी से ठीक हो गई, लेकिन उसके पेट के चारों ओर एक दिखाई देने वाला घाव था। यह देखकर उसकी दाहिनी बांह से एक हरी लौ निकलने लगी, जिसे उसने छेद के खिलाफ दबा दिया। यह इतनी गति से ठीक हो गया कि दर्शक अपनी नग्न आंखों से देख सकते थे। अगले सेकंड वह वापस हमला करने लगी, पीछे नहीं हटते हुए, और अब खुद भी गुस्से से भरा हुआ एजेंट डो उस पर हमला करने आया। अचानक एक और चीख ने उस क्षेत्र को भर दिया। हालांकि यह चीख इंसान की नहीं थी। अचानक दर्शकों ने एक तीसरा व्यक्ति देखा, जो उस क्षेत्र के केंद्र की ओर बढ़ रहा था, जहां निशिका और एजेंट डो हमला कर रहे थे। सबसे पहले वे केवल नए चुनौती देने वाले की रूपरेखा देख सकते थे, जिससे वे सोच रहे थे कि इस लड़ाई में शामिल होने के लिए वास्तव में कौन इतना पागल होगा। जब पार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि जिस डेमीगॉड स्तर के जानवर को वे वश में करने आए थे, वह गायब हो गया था। नहीं, और अधिक सटीक रूप से कहें तो वह बस हिल गया था और उन दिग्गजों के टकराव में शामिल होने वाला था। यह बस भाग क्यों नहीं गया? अब सही समय था तो यह लड़ने जैसा क्यों लग रहा है? पार्थ ने सोचा जब उसने अंबर को जमीन पर गिरा हुआ देखा। अंबर अभी भी अपने सिर को छू रहा था, जबकि वह जो कुछ हो रहा था उससे ठीक होने या उससे उबरने की कोशिश कर रहा था। वह कमरे के बाहर बेसुध होकर देख रहा था और उसके सिर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अंबर, दोस्त, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि क्या हुआ, पार्थ ने अनुरोध किया, जबकि धीरे से जांच कर रहा था कि क्या वह ठीक है। वह सांस ले रहा था, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। निशिका और एजेंट डो के हथियार हवा में टकराए। मानवीय जानवर उस बिंदु से कुछ मीटर पहले रुक गया था, लेकिन इसके बजाय वह फर्श पर फिसल गया और दोनों लड़ाकों के पैरों पर वार किया। अंत में एक डेमीगॉड स्तर का जानवर अभी भी अस्तित्व में सबसे मजबूत जानवरों में से एक था, और उसके शरीर में शक्ति उनकी छी सुरक्षा को दूर करने के लिए काफी से ज्यादा थी, जिससे वे दोनों जमीन पर लड़खड़ा गए। अगले सेकंड प्योर नेता ने एक बड़ी ढाल को अपने चेहरे पर मारते हुए महसूस किया, और उसके बाद उसके सीने में एक लात लगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था और इतना अप्रत्याशित था कि एजेंट डो ईमानदारी से समझ ही नहीं पाया था कि क्या हुआ। डेमीगॉड स्तर के जानवर ने नीचे की ओर गिरे हुए एजेंट डो पर वार किया। प्योर नेता ने जल्दी से अपने हथियार को जानवर की ओर कुछ बार चलाया, उसके सीने और कंधे पर वार किया। हालांकि इसने उसके शरीर में गोलाकार छेद छोड़ दिए थे, एक अजीब मिट्टी फिर से उन पर बन गई, मानो हमले कभी हुए ही नहीं थे। इस बीच डेमीगॉड स्तर के जानवर ने एजेंट 2 के कंधे को छेद दिया और उसके मांस को काटकर खून निकाल रहा था, लेकिन किसी और के पास आने की आवाज ने उसे अपना सिर घुमाने के लिए मजबूर कर दिया। तभी वह देख सकता था कि वह कौन था, और उसकी ओर लक्षित तलवार का वार। अपनी बांह को एक ढाल में बदलते हुए जानवर ने हमले को रोक दिया। फिर भी हमले के पीछे की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि उसे खुद को सहारा देने के लिए एजेंट 2 के घाव से तलवार को हटाना पड़ा। इससे दूर रहो, जानवर गुर्राया। जब उसने निशिका की तलवार पर वार किया तो केवल उसका मुंह खुलता हुआ देखा। सहज रूप से महसूस करते हुए कि वह खतरे में था, जानवर ने आग की लपटों के टकराने से ठीक पहले एक विशाल टावर ढाल बनाने के लिए अपने दोनों हाथों को एक साथ रखा। जब तक आग की लपटें आखिरकार शांत हुईं, एजेंट 2 पहले ही एक तरफ लुढ़क चुका था और खड़ा हो गया था। वह एक भयानक स्थिति में लग रहा था,
लेकिन उसकी मुद्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह इस लड़ाई से भागेगा नहीं। यह क्या हो रहा है? यह उन सभी के बीच 3 तरफा लड़ाई में कैसे बदल गई है? राफर ने वह सवाल पूछा जो हर किसी के दिमाग में था, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने व्यक्तिगत रूप से मानवीय जानवर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एवियन ने इसके बारे में कुछ अलग देखा। वह अभी भी निस्संदेह मजबूत था, लेकिन उसकी लड़ने की शैली पूरी तरह से अलग थी। उसके आंदोलन बेहतर बहते थे, और अगर इसे किसी के जीवन को संरक्षित करने के बारे में निष्क्रिय और सावधान के रूप में वर्णित किया जा सकता था, तो अब वह आक्रामक और मारने के लिए था। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जो इस स्थिति पर कुछ प्रकाश डाल सकता था, वह होश में आया। केवल वह अंबर नहीं था, बल्कि अंबर था। उसकी आंखें केवल थोड़ी सी खुली, लेकिन पार्थ के लिए जो उसके करीब था, उसने तुरंत ध्यान दिया। अंबर, क्या तुम ठीक हो? हमारे पास समय कम है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। पार्थ ने जानने की मांग की। वह कठोर नहीं होना चाहता था, लेकिन हर सेकंड कीमती था। सौभाग्य से अंबर अपना सिर हिलाए बिना लड़ाई देख सकता था। उसे पहले ही चिंता थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम सफल रहे। अंबर ने मुश्किल से श्रव्य रूप से फुसफुसाया। वह रतन है। मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, तुम 2 सींग वाली चुड़ैल। रतन ने निशिका की ओर चिल्लाया। यह तभी था जब उसने उसे और करीब से देखा कि उसने उसकी आंखों के पीछे बेजान भाव को देखा। हन्या वास्तविक सचेत विचारों के बजाय वृत्ति पर ज्यादा लड़ रही थी, जबकि उसकी अवचेतना या प्रवृत्ति उसके शरीर को कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। उसका दिमाग अभी भी फंसा हुआ था, अपनी खुद की यादों और इस एहसास से होने वाले दर्द और पीड़ा से घिरा हुआ था कि वह वास्तव में अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। क्या हमें मदद करनी चाहिए? पार्थ ने सोचा। क्या हम मदद कर भी सकते हैं? उनमें से एक के खिलाफ जाने के लिए हम में से अधिकांश की आवश्यकता होगी, लेकिन और भी। तीनों दिग्गज एक प्रकार के त्रिकोण गठन में खड़े थे, इस बारे में सावधान थे कि किस पर हमला करना है और किससे बचाव करना है। एक छोटे से क्षण के लिए वे इस मैक्सिकन गतिरोध में बने रहे। दर्शकों के पास फिर से वही विचार लग रहे थे कि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। प्योर के सदस्यों को एहसास हो गया था कि वे हारने वाले पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने अपने नेता के पीछे जाने और रहने का फैसला किया। उनमें से किसी ने भी इस गड़बड़ी में फंसने के जोखिम के लिए कमरे के केंद्र के करीब आने के कोई संकेत नहीं दिखाए। मुझे समझ नहीं आता कि डेमीगॉड स्तर का जानवर भी लड़ाई में क्यों शामिल हो गया है, लेकिन यह अच्छा नहीं है। यह सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है। क्या मुझे बस मिशन रद्द कर देना चाहिए? एजेंट 2 एक संभावित रणनीतिक वापसी पर विचार कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाता, निशिका ने कार्य करने का फैसला किया, जिससे रतन और इसलिए एजेंट 2 को भी ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दर्शकों में से किसी को भी वास्तव में यह नहीं पता था कि वह डेमीगॉड स्तर का जानवर वास्तव में कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जिस तरह से अंबर ने इसे इतनी आसानी से हरा दिया था, उसने यह धारणा बना दी थी कि वह इतना मजबूत नहीं था। हकीकत में अंबर डेमीगॉड स्तर के जानवर को हराने में सक्षम होने के लिए बस उतना ही राक्षस था। अब जब रतन नियंत्रण में था और दूसरों को चोट पहुंचाने से दूर नहीं भाग रहा था, तो वह एक वास्तविक पावर हाउस था। समझदारी से काम लो, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। अगली बार जब तुम मुझ पर हमला करोगी तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, रतन ने चिल्लाया, लेकिन खुद को उसकी अजीब जंजीरों से बंध पाया, हिलने में असमर्थ था। यह देखकर एजेंट 2 ने हमले के लिए जाने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उसे पीछे कूदना पड़ा, क्योंकि और काले तैरते हुए गोले उसकी ओर उड़ गए। यह स्पष्ट नहीं था कि निशिका ने उसके खतरे को माना था या बस याद किया था कि कोई और था जो उसके क्रोध के लायक था, लेकिन उसने अपना ध्यान प्योर नेता की ओर बदल दिया। आखिरकार अंबर भी होश में आ रहा था। उसके सिर में दर्द बंद हो गया था। उसने तुरंत दूसरों को लड़ते हुए देखा और रतन से ऐसे कुशल लड़ने के कौशल को देख सका। वह वापस आ गया है, वह आखिरकार वापस आ गया है, अंबर ने बड़बड़ाया, किसी भी चीज से ज्यादा मुस्कुराते हुए उन्हें वर्तमान में जिस खतरनाक स्थिति में थे उसके बारे में अनजान लग रहा था। अंबर, तुम्हें उन्हें रोकना होगा, अभी, पार्थ ने उसे चिल्लाकर कहा, उसके कंधों से पकड़कर। सबसे बुरी स्थिति उनमें से एक की मौत थी।
अगर रतन निशिका को मार देता है या इसके विपरीत पिशाच सार्थक को चीजों को समझाने में असमर्थ होगा, अंबर की मदद करने का उनका पूरा ऑपरेशन विफल हो गया होगा। पार्थ ने यह कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की कि अगर उसका कोई दोस्त यहां मर गया तो सार्थक क्या करेगा। रतन निशिका को चोट नहीं पहुंचाएगा, अंबर ने शांत भाव से कहा, बिना किसी संदेह के। और अब जब रतन वापस आ गया है तो मैं उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हमारे पास इस बकवास के लिए समय नहीं है, पार्थ ने गुस्से में सोचा, अंबर को देखकर जो अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान बनाए हुए था। तभी उसे एहसास हुआ कि अंबर एक असामान्य व्यक्ति था, कोई ऐसा जो वास्तव में स्वार्थी था और केवल कुछ लोगों की परवाह करता था। दुर्भाग्य से निशिका उनमें से एक नहीं थी। पार्थ को यकीन था कि अगर यह अंबर, बोर्डन, वोर्डन, सार्थक या रत्न होता तो अंबर एक पल में कार्य करता। लेकिन अब जब रतन वापस आ गया था तो यह स्पष्ट था कि उसे लड़की के साथ क्या हुआ इसकी परवाह नहीं थी। ठीक है, तो एजेंट डो से छुटकारा पाओ, पार्थ ने उस पर चिल्लाया। अंबर अभी भी स्थिति को नहीं समझ रहा था। उसने अंबर की ओर देखा, लेकिन उसके दोस्त ने अपनी क्षमता का अत्यधिक उपयोग कर लिया था। वह मुश्किल से बोल पा रहा था और अभी वह एक उंगली भी नहीं उठा सकता था। अगर ऐसा है तो क्या मुझे शामिल होना होगा, पार्थ ने विचार किया। वह मजबूत हो सकता है, लेकिन इन राक्षसों के खिलाफ उसे यकीन था कि वह बिना चोट के बाहर नहीं निकल पाएगा, और उसे यकीन था कि उसकी चोटें कितनी गंभीर होंगी। वे तीनों एक शक्तिशाली हमले के लिए तैयारी करते हुए लग रहे थे ताकि परिणाम तय हो सके। अब खेलना नहीं चाहते थे। निशिका ने कुल 8 काले गोले बनाए थे जो अब उसे घेरे हुए थे, फिर भी इस समय वे हिल नहीं रहे थे। वह अपनी क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उन्हें एक ही समय में एक हाथ से हिलाने की कोशिश कर रही थी। रतन ने अपने दोनों हाथों को एक साथ रखा था और एक बड़ा हथियार बना रहा था जो एक हंसिया जैसा लग रहा था। अंत में एजेंट डू अपने हथियार में और अधिक ची डाल रहा था कि यह उसके अपने शरीर से भी लाल होने लगा। वे तीनों कमरे के केंद्र में एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे। दर्शकों को इस बात की कम परवाह थी कि इस शक्ति संघर्ष में कौन जीतेगा। वे सभी इसके परिणाम से बहुत डरते थे। क्षेत्र के ढाने का कोई रास्ता नहीं था, फिर भी उन्हें रोकना बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ करना, लेकिन तुम सभी को शांत होने की जरूरत है, एक व्यक्ति जो कहीं से प्रकट हुआ था चिल्लाया। अपने हाथ बाहर फेंकते हुए और अपने सामने लात मारते हुए उसने सभी को पीछे धकेल दिया। उनके हमले बीच हवा में बिखर गए। पूरा क्षेत्र गड़गड़ाया क्योंकि वे दीवार में दब गए। सौभाग्य से कुछ सेकंड बाद यह बिना किसी ढाने के रुक गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। आश्चर्यजनक रूप से इस बड़ी लड़ाई में एक स्पष्ट विजेता था, और वह कोई और नहीं था जो बीच में अकेला खड़ा था। सार्थक, तुम आ गए, पार्थ ने चिल्लाया। हालांकि उसके बारे में कुछ अलग था। वह इतना मजबूत कैसे हो गया कि वह उन सभी के साथ ऐसा कर सके।